फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फोर्थ में है आज इम्पॉर्टेंट डिस्कशन को देखते हैं और आज ये जानते हैं कि आपको कौन कौन से नए टॉपिक्स के बारे में पता चलने वाला है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड अगर आप बात करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें इस आर्टिकल के ख़त्म होने तक पता चल जाएगा। दैट इज साइट्स, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर किसे कहते हैं, क्या बेसिक डिफरेंस है, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स एंड ऑल्सो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये इसके बारे में हम लोग पता करेंगे। तो ये सारे प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं जो आपको पता चलने वाला है। इस आर्टिकल के अंत तक बने रहना है। इसलिए अब ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो कि आर्टिकल पर बेस्ड हैं, मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। अभी आप देखेंगे तो मे भी आपको 2-3 फैक्ट्स इसके बारे में पता हो, लेकिन जब आर्टिकल ख़त्म होगा, जब आप पूरे डिस्कशन को सुनेंगे तो आपको इस पूरे क्वेश्चंस के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि हाउ टू राइट दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो लोग मेंस पर्सपेक्टिव से सुनते हैं इस आर्टिकल को, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और जिनको ये लग रहा है कि प्रीलिम्स बहुत पास है, क्या करें, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, बिकॉज हम यहाँ पे बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। इसके पहले एक जानकारी कोचिंग के बारे में है। आप में से जो लोग फ्रेशर हैं वो भी अप्रोच कर सकते हैं गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर 8750069419। यहाँ पर आपको हर तरीके से कोर्सेज दी जाएंगी यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, जो लोग क्लासेस कर चुके हैं वो पर्सनल गाइडेंस के कोर्स के लिए अवेलेबल हैं, जहाँ पर आपको एक मेंटर मिलते हैं और आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं इस एग्ज़ाम में क्या कमी रह गई है, कैसे हम इसको क्रैक कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, आइए देरी ना करते हुए आर्टिकल शुरू करते हैं। पहला आज का आर्टिकल है कृषि प्रधान। इसमें जो थीम पॉइंट है वो है फार्म सेक्टर और नॉन फार्म सेक्टर में क्या बदलाव आया है, और उसको देखते हुए एग्रीकल्चर का इस समय में जब कोविड-19 का ये ड्यूरेशन है और इसके बाद का जो पीरियड आएगा उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन आर्टिकल में एक टर्म यूज़ किया गया है, एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। क्या होता है ये एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी? बहुत ही सिंपल सा टर्म है। अभी आपको मैं बताऊंगी तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही आसान है, लेकिन अगर ये हमने पहली बार सुना है तो शायद ये हमें नहीं पता होगा। जब ऐसी कोई भी पॉलिसी अपनाई जाए जो मनी को लेस एक्सपेंसिव बनाती हो, मतलब यहाँ पर सेम चीप मनी पॉलिसी की बात हो रही है। एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन वी आर स्टिमुलेटिंग द मार्केट, जब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि मनी को लेस एक्सपेंसिव बनाया जाए, जो पॉलिसी एंड टर्म्स एंड टूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे जो सेम चीप मनी पॉलिसी के लिए किए जाते हैं, उसी को अकोमोडेटरी मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा टर्म है, लेकिन अब ये यूज़ होगा आर्टिकल में, देखेंगे फिर ये कैसे हमारे काम का होता है। देखिए, डाटा बहुत ही बेहतरीन सा है। बहुत समय के बाद ऐसा हो रहा है जब 2019 और 20 का जो एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ नोट किया गया है, ये 11.3% है। डेज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर आर बैक, इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि 11.3% है करंट प्राइस पर। तो यहाँ पर क्या आपको ये पता है करंट प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? जिनको नहीं पता उनके लिए बता दें, जब इन्फ्लेशन एडेड कॉस्ट होता है या प्राइस निकाला जाता है तो उसको करंट प्राइस बोलते हैं आज के समय में, और जब कांस्टेंट प्राइस की हम बात करेंगे तो वो होगा किसी बेस ईयर से। जैसे अगर 2011-12 को, अब डिपेंड करता है कि कौन से टर्म में हम देख रहे हैं, सीपीआई को कैलकुलेट करने में देख रहे हैं या किस टर्म में देख रहे हैं, वहाँ पर बेस ईयर क्या माना गया है। अगर बेस ईयर 2011-12 माना गया है तो इसके हिसाब से जब हम देखेंगे कि अभी का ग्रोथ लेवल क्या है तो वो कांस्टेंट प्राइस पर हो जाएगा। और यहाँ पर ये फिर से ये अज्यूम किया जा रहा है, नीति आयोग के मेंबर है रमेश चंद साहब, उन्होंने ये कहा है कि और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द जो फार्म सेक्टर ग्रोथ है वो नॉन फार्म को पीछे छोड़ करके काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। तो मतलब एग्रीकल्चर का पार्टिसिपेशन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और ख़ास करके अभी का जो समय है अप्रैल जून क्वार्टर में, इसमें काफ़ी ग्रोथ देखने के लिए मिला है। इंडिकेटर्स ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्यों यहाँ पर एजम्पशन है कि इंडिकेटर्स अभी हम देखें जिससे कि हम ये बता पाएंगे कि एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रहा है, और ये लॉकडाउन के समय में कैसे हो रहा है जब सारी चीज़ें बंद हैं। आप देखिए लॉकडाउन का इम्पैक्ट, प्रभाव हर तरफ पड़ रहा है, खास करके नॉन फार्म सेक्टर पर। यहाँ हम देखेंगे कि फार्म सेक्टर कैसे बचा हुआ है इससे और बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्ट कर रहा है।
वीट प्रोक्योरमेंट, आपको बता दें पहले से एजम्पशन था, कई आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि रबी क्रॉप अच्छा हुआ है और इससे फिर से एफसीआई के पास इनफ अनाज हो जाएगा। तो फिर से वीट प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है एजेंसीज के द्वारा। 14.3 मिलियन टन जो नए क्रॉप है उनको खरीद लिया गया है और इसके एवज में जो पैसे दिए गए हैं वो भी अच्छे खासे हैं। तो एक तो ये इंडिकेटर हो गया। दूसरा, इससे जो रिटेल फर्टिलाइजर सेल्स हुए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हुए हैं। देखिए, इससे ये कहा जा रहा है कि इतने लॉकडाउन में या इतनी क्राइसिस में भी जो फार्मिंग एक्टिविटी है वो अनअफेक्टेड रही। ये बहुत अच्छी बात थी कि सरकार ने इसको अफेक्ट नहीं किया, वहाँ पर कोई लॉकडाउन नहीं था, एग्रीकल्चर में कोई रोक टोक नहीं लगाया गया था, है ना। वो हार्वेस्टिंग सीजन में भी सरकार ने काफ़ी छूट दे दी थी कि आप जाइए, बस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए कहा गया था। तो ये देखिए इसका हमें रिजल्ट कैसे मिल रहा है, फार्मिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छी बूम और ग्रोथ इसके हिसाब से दिख रही है। अब अगर मानसून ठीक ठाक होता है आगे, जो फोरकास्टेड है, अगर नॉर्मल हो जाता है तो और अच्छी सिचुएशन हम पहुंच जाएंगे। एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर एक भी कार सेल नहीं होता है तब भी, मतलब फार्म सेक्टर जो है वो भी पाव बारह की स्थिति में है। वाई एग्रीकल्चर ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट, ये सवाल मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एग्रीकल्चर ग्रोथ अगर नहीं होगा तो स्थिति कहाँ पहुँच जाएगी, फिर से हम 60s में पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए किसी भी कंट्री में या खास करके भारत में जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी जाना जाता है वहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रोथ का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ एक टर्म्स भी हम देख लेते हैं, जैसे देखिए क्या है कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है हमें, अगर महंगाई को नॉर्मल रखना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ एक फैक्टर हैं जो एकदम पॉजिटिव कंडीशन में होने चाहिए। उसमें से पहला है फूड, फीड, फाइबर, ठीक है, इसका सप्लाई अच्छा होना चाहिए। उसके बाद है लो ऑयल प्राइस। अब आप बहुत आसानी से समझ चुके होंगे कि फूड अवेलेबिलिटी भी है इस समय में, सप्लाई भी अच्छा खासा है और ऑयल की प्राइस भी कम है। फिर आरबीआई क्या कर सकती है, एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसीज को यूज कर सकती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में रहेगा, बिकॉज सप्लाई साइड अभी हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। फिर ऑयल प्राइस, क्रूड ऑयल का दाम भी कम है, तो इससे जो चीप मनी पॉलिसी के टूल्स हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, वो आरबीआई बना सकती है आगे और ईज करने के लिए, ताकि जो अदर सेक्टर है, जो नॉन फार्म सेक्टर है, वहाँ पर सिचुएशन को नॉर्मल किया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो फार्मर पीपल हैं या जो रूरल लेबरर्स पीपल हैं वो काफ़ी बड़े कंज्यूमर होते हैं, तो ये एक तरफ से डिमांड भी क्रिएट करेंगे और इससे इकोनॉमी जो है वो अच्छी स्थिति में फिर से जाने लग जाएगी। बट एक सवाल है, सवाल ये है कि क्या ये काफ़ी होगा? क्या एग्रीकल्चर ग्रोथ अगर हो रहा है, फार्मर सेक्टर अच्छी स्थिति में है, तो क्या हमें आगे कोई परेशानी नहीं है? तो आगे कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। फार्म सेक्टर जो है उससे ज़्यादा रोल इकोनॉमिक ग्रोथ में नॉन फार्म सेक्टर का होता है। तो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उनको अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ फार्म सेक्टर, एग्रीकल्चर भाई आगे जा रहा है, हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक डाटा है, डाटा के अकॉर्डिंगली बताया गया, नाबार्ड ने सर्वे किया, उसके अकॉर्डिंगली बताया गया कि जो फार्म सेक्टर में काम करने वाले लोगों का जो इनकम है वो जब ओवरऑल एस्टिमेशन निकाला गया तो वो सिर्फ 43% था, जबकि 57% जो इनकम था, मंथली इनकम था, वो नॉन फार्मिंग सेक्टर से आ रहा था। तो इसका मतलब है कि इतने सारे जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे? और अगर वो सिटीज़ से घर की तरफ जा रहे हैं तो आप सोच करके देखिए कि जो हमारा नॉन फार्म सेक्टर से इनकम आता था 57%, वो तो है ही नहीं, वो तो नील है। मतलब हमारी स्थिति अभी बहुत अच्छी कगार पर नहीं है। वे फॉरवर्ड देखते हैं, मैक्सिमाइज द पॉसिबिलिटीज़ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें पॉसिबिलिटीज़ को और बढ़ाने की आवश्यकता ज़रूर है। हमें कहाँ कहाँ पर फोकस करना चाहिए? जाहिर तौर पर जो हमारा खरीफ क्रॉपिंग सीज़न है उसमें हम कैसे और टारगेट कर सकते हैं। अब जब सीज़न शुरू होगा तो उसके लिए उस समय में हमारे पास सीड्स होने चाहिए, फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, पेस्टिसाइड्स होने चाहिए, और ये सारी अवेलेबिलिटी हमें फार्मर्स के लिए अभी से रखनी है। फिर अच्छी बात है कि ये लेबर और मशीन्स इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान में रिस्ट्रिक्शंस में नहीं थे, उसको आगे कंटिन्यू करना है हमें। इसके अलावा जो भी और अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं वो होनी चाहिए। इन्होंने एक और स्टेप भी लिखा है थोड़ा,
जो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ सोचा जा सकता है कि जो पेडी ट्रांसप्लांटेशन उसके लिए अलग से स्पेशल ट्रेन्स चला दिए जाएं। ठीक है, तो ये खरीफ सीज़न की तैयारी करने की बात कर रहे हैं कि अभी जब हमारे पास रबी फसल अच्छा हुआ है और हमारे पास फार्म सेक्टर ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है, तो क्यों ना हम इसमें और फोकस करें। लेट इंडियन फार्मर फीड द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया। क्यों ना हम इसको वर्ल्ड लेवल पर लेकर के जाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपने यहाँ पे जो प्रोडक्शन करें यहीं पर कंज्यूम कर लें, इससे हमारा फ़ायदा नहीं होने वाला है इसको जब तक हम वर्ल्ड लेवल तक लेकर के नहीं जाते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपने क्वेश्चन पहले भी देखा था, अब देखिए, अब शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। व्हाट आर द डिफरेंट कॉज ऑफ इंक्रीजिंग ग्रोथ रिसेंटली इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। कॉजेज आपको बताए कई सारे, कौन कौन से कॉज है इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ आए हैं, एंड हाउ एग्रीकल्चर कैन बी हेल्पफुल इन बूस्टिंग इंडियाज इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक। अगला आर्टिकल देखते हैं, अनहर्ड एंड अनसीन। क्या कॉन्टेक्स्ट है इस आर्टिकल का? यहाँ पर हमें पता चलने वाला है what is the difference between the formal and informal sector, what are the problems associated with the informal sectors, informal sectors के साथ क्या क्या दिक्कतें हैं। आपने कभी सोचा इस बारे में? कौन है वो इनफॉर्मल सेक्टर, कितना बड़ा है वो इनफॉर्मल सेक्टर, जिसको अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहें तो क्या हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हमें इस आर्टिकल में मिलने वाले हैं। सो व्हाई इनफॉर्मल सेक्टर इज वल्नरेबल, क्यों है ये वल्नरेबल? इसको जानने से पहले हमें कुछ बेसिक जानना पड़ेगा, वो होगा कि क्या डिफरेंस है फॉर्मल में इनफॉर्मल में, किसे कहते हैं फॉर्मल, किसे कहते हैं इनफॉर्मल। तो जब हम फॉर्मल की बात करेंगे तो आपको सिंपल सा मतलब समझ में आना चाहिए कि हम सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। जो लोग फॉर्मल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, फॉर्मलाइज वे में काम करते हैं, उनके पास कई सारी सिक्योरिटीज़ अवेलेबल होती हैं, उनको पेंशन दिए जाते हैं, उनको पीएफ मिलता है वर्क के दौरान, और कई सारे रूल रेगुलेशंस, लेबर लॉज उन पर काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो ये कहाँ आ गया? फॉर्मल सेक्टर में आ गया। अब हमें पूरा डिस्कशन किस पर करना है? इनफॉर्मल पर करना है। तो इनफॉर्मल किसे कहते हैं? ये बहुत बड़ा सेक्टर है। अभी हम देखेंगे कि इनफॉर्मल में सिर्फ एक दो हिस्सा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हिस्सा भारत का आता है जो कि सोशल सिक्योरिटी से बहुत दूर है, जिसमें कोई सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। सबसे पहला एग्रीकल्चर। क्या आपने देखा है किसी किसान का पीएफ कटते हुए, उनको पेंशन मिलते हुए? हालांकि अभी सरकार ने कुछ स्कीम्स चलाई हैं, वो भी डिलिबरेटली अगर किसान उसमें पैसे जमा करते हैं तब उनको पेंशन सुविधा मिलेगी। यूनिवर्सल ऐसा कोई स्कीम नहीं होता। अगला देखिए, ऐसे लेबर जो अनरजिस्टर्ड इंटरप्राइजेज में काम करते हैं वो इनफॉर्मल कहलाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप में से कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, घर से काम करता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, आपने खुद को रजिस्टर थोड़ी ना करवाया है। तो अगर आपने खुद को रजिस्टर नहीं करवाया है तो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हुए और आप इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। कोई सोशल सिक्योरिटी आपको सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है। इस समय में इमेजिन करके देखिए कि ये सारे जो लोग हैं, अभी हमने एग्रीकल्चर पर खैर बात किया है तो हमें लग रहा होगा कि किसानों की स्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन किसानों की स्थिति हम उतनी अच्छी एस्टिमेशन नहीं कर सकते अगर उनके यहाँ पर और भी लोग हैं जो एज अ मनरेगा में लोग काम करते हैं या एज अ माइग्रेंट वर्कर बाहर शहरों में काम कर रहे हैं, वो घर वापस जा रहे हैं। तो वो लेबर जो अनरजिस्टर्ड इंटरप्राइजेज में काम करते हैं उनकी हालत सोच के देखिए अभी कोरोना वायरस क्राइसिस में क्या हो सकती है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं वो क्या करेंगे? उनके पास जॉब इनसिक्योरिटीज़ आएंगी और कोई प्रोटेक्शन नहीं ऑब्वियसली। और वंस अगेन रजिस्टर्ड इंटरप्राइजेज बट नॉट गिवन द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसको समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कई सारे डाटा हम इस पर देखने वाले हैं और ये अभी सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, अभी चैलेंज है पूरे भारत में कि ऐसे रजिस्टर्ड इंटरप्राइजेज जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को हायर कर रहे हैं जिनको उनको पेंशन ना देना पड़े, जबकि वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, बट दे आर हायरिंग सम पीपल जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर रहते हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उनको हायर किया जाता है और कोई भी ऐसे रूल्स उनके ऊपर नहीं लगाए जाते। ठीक है, आई होप पूरा डिफरेंस समझ में आ गया फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में। अब उसी सवाल पर आते हैं, व्हाई इनफॉर्मल इज वल्नरेबल। इतने सारे लोग वल्नरेबल क्यों हैं? सिंपल सी बात है, कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं है, हेल्थ प्रोटेक्शन नहीं है, कोई ऐसा इंश्योरेंस नहीं होता है हेल्थ बेसिस पर। और यहाँ पर अभी हम हेल्थ की बात करेंगे बिकॉज कोरोना की वजह से क्या हो गया है कि कोई भी हेल्थ प्रोटेक्शन ऐसे लोगों के पास नहीं होगा, तभी वो पैनिक हो रहे हैं। लेबर लॉ अच्छे से काम नहीं करता,
जो फॉर्मल सेक्टर है वहाँ पर लेबर लॉ भी अच्छे से काम करता है। इनफॉर्मल में आप रजिस्टर्ड ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ हैं, क्या है, कौन सा लॉ लग रहा है, नहीं लग रहा, तो लेबर लॉ की कमी है। और फिर से वही बात कि मेडिकल शॉक अगर कोई आ जाए तो ये संभाल नहीं सकते अपने आप को, क्योंकि कोई ऐसा इंश्योरेंस स्कीम नहीं है। इकोनॉमिक शॉक आ जाए तो स्थिति आप देख रहे हैं इस समय में जो ऑब्वियसली सभी लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, कोरोना ना हो उसके लिए लॉकडाउन किया गया है, तो बचाया जा रहा है, ठीक है, मेडिकल शॉक ना हो इसके लिए प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक शॉक से लोग जूझ रहे हैं, और आप देखिए कि क्या स्थिति है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं, एक बस सहारा ढूंढ रहे हैं कि वो क्या करें। तो यही है इकोनॉमिक शॉक जो आज इतने सारे लोगों को प्रेशर में डाल चुका है। कंटिन्यूस नेग्लेक्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, आखिर क्यों इनफॉर्मल सेक्टर को कंटिन्यूसली नेग्लेक्ट किया गया? क्योंकि ये मान लिया गया था कि एक मार्जिनल और टेम्पररी सेक्टर है। आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी कौन सा? एग्रीकल्चर वाला सेक्टर, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टर्शियरी सर्विस सेक्टर, राइट। तो ये मान लिया गया कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बहुत ही छोटा है, टेम्पररी बेसिस पर है, धीरे धीरे जब लोग यहाँ पर स्किल्ड होते चले जाएंगे तो वो आगे के सेक्टर में बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि कितना बड़ा साइज है भारत में। डू यू नो दैट कि कितना बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर इंडिया में एग्जिस्ट करता है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, देखिए आप इसको यूज कर सकते हैं अपने आंसर में, इस डाटा को लिख के रखिए कॉपी में, क्योंकि याद रखना पॉसिबल नहीं है सारे डाटा को ड्यूरिंग द लिसनिंग। अभी आप सुन रहे हैं आर्टिकल को, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंगली बताया गया कि 90.6% इंडिया का जो वर्क फोर्स है दे आर वर्किंग इनफॉर्मली, दे आर इनफॉर्मली एम्प्लॉयड इन इंस्टीट्यूशंस। तो आप समझ के देखिए कि इतना बड़ा सेक्टर है जो इनफॉर्मल सेक्टर है। अब इसमें हम टेम्पररी और मार्जिनल वाला लॉ कैसे लगा सकते हैं? दूसरी दिक्कत क्या है भारत में, देखिए यहाँ पर एक तो ऐसे लोग हैं जो इनफॉर्मल इंटरप्राइजेज में काम करते हैं, जो इनफॉर्मल हुए, उसके बाद दिक्कत क्या है कि ऐसे इनफॉर्मल वर्कर हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। जो भी आपको बताया था, जब हम कैटेगराइजेशन देख रहे थे कि इनफॉर्मल कौन कौन से लोग आते हैं, तो हमने जिक्र किया था कि वहाँ पर ऐसे फॉर्मल सेक्टर होते हैं जो लोगों को हायर कर लेते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, या कोई भी ऐसे सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स उन पर लागू नहीं होते तो वो इनफॉर्मल वर्कर की तरह काम करते हैं। ये भी डाटा एस्टिमेट किया गया है अभी तक। तो आप देखिए सिचुएशन क्या है, और एजम्पशन ये है, प्रोडिक्शन ये है, सर्वे बताता है कि ये सिचुएशन और आगे जाने वाली है, परसिस्टेंटली हाई हुई है। अगर कुछ ड्यूरेशन को छोड़ दिया जाए तो लगातार ये सिचुएशन आगे बढ़ती जा रही है, और इनफॉर्मल सेक्टर का आप जो ये वाइडनेस बोल रहे हैं वो हो रहा है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है इनफॉर्मल सेक्टर। अब अगर हम इसको इकोनॉमिक ग्रोथ से जोड़ करके देखते हैं तो क्या कुछ बदलाव आया है? एक डाटा फिर से लेंगे, 2004 से 2005 के बाद 2017 से 18 के बीच में क्या बदलाव आया है? क्या इनफॉर्मल सेक्टर कम हो गया? क्या इनफॉर्मल वर्कर कम हो गए? क्या फॉर्मल सेक्टर बढ़ गया? देखिए ऐसे कुछ सवाल अभी हम यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। एक डिक्लाइन तो हुआ है, किस चीज़ में डिक्लाइन हुआ है? जो इनफॉर्मल वर्कफोर्स थे उसमें कमी आई है, ठीक है, और उसमें कमी आई है, कितनी कमी आई है? तो ये हुआ करता था 93.2% पर, और उससे ये पहुंच गया है 90.6% पर। फाइन, तो ये इनफॉर्मल वर्कफोर्स में कमी आई है, तो इससे एस्टिमेशन लगाया जा सकता है कि जो इनफॉर्मल इंटरप्राइजेज हैं अगर उनकी संख्या में कमी आई है, वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स में कमी आई है, तो हो सकता है कि वो फॉर्मल सेक्टर में काम करने के लिए चले गए होंगे, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड एक और डाटा आपके सामने आया है जो आपको डरा सकता है कि इनफॉर्मल वर्कर की संख्या फॉर्मल सेक्टर में कितनी बढ़ी है। 5.8% से ये 9.5% पर बढ़ गई है। देखिए आप, इसका मतलब यही हुआ कि अब एक तरफ हम खुश हो रहे हैं, यहाँ पर हमें लग रहा है कि जो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है वो कम हो रहा है, तो हो सकता है कि वो फॉर्मल वर्कफोर्स में जा रहे होंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि जो इनफॉर्मल वर्कर है उनको ही हायर करके एज ए इनफॉर्मल वर्कर की तरह काम करवाया जा रहा है फॉर्मल सेक्टर्स में। आगे और क्या हो सकता है, क्या वे अहेड है, क्या हम यहाँ पे ऑप्शंस और देख सकते हैं? तो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज एज वर्कर हु लूज फॉर्मल जॉब्स। अभी क्या सिचुएशन होने वाली है कोविड क्राइसिस के बाद
एक पैनिक सिचुएशन आ रहा है पूरे देश में, या यूं कहें कि पूरे विश्व में स्थिति क्या होगी कोई अभी अज्यूम नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देखते हैं तो जो फॉर्मल जॉब्स हैं वो जाने वाले हैं, और इस चक्कर में लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर कंपटीशन क्रिएट होगा, लोग वर्क को ढूंढेंगे, जॉब ढूंढेंगे, और इससे इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो फिर से क्रिएट होता चला जाएगा। दूसरी दिक्कत क्या है कि जो फॉर्मल एंटरप्राइजेस हैं वो हायर तो कर लेंगे, लेकिन इनफॉर्मल वर्कर की तरह हायर करेंगे। क्यों? क्योंकि जाहिर तौर पर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो लोग ये चाहेंगे कि उनका काम हो जाए लेकिन उनको एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े। एक्स्ट्रा पैसे जैसे कि पेंशन वगैरह दिए जाते हैं, और अभी आपको बताया कि सोशल सिक्योरिटी की जो भी चीज़ें दी जाती है वो उनको नहीं देंगे। वाई अर्जेंट नीड टू प्लेस द इनफॉर्मल इकोनॉमी एट द सेंटर ऑफ द पॉलिसी डिबेट। अब यहाँ पर क्या ज़रूरत है इस समय में, इस पर क्यों हमें डिबेट करना चाहिए, क्यों यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग्स होनी चाहिए? इसलिए कि एक बहुत वाइड एरिया है इनफॉर्मल इकोनॉमी का, और यहाँ पर गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जब इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो इससे क्या और नुकसान होता है, क्या गवर्नमेंट का क्या नुकसान होता है? टैक्सेशन नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक तो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, वहाँ पर लोग काम करते हैं, और दूसरा ऐसा होता है कि लोग खुद से भी वॉलंटरी भी इनफॉर्मल सेक्टर में रहना चाहते हैं क्योंकि उनको टैक्स ना देना पड़े, ठीक है, किसी रजिस्ट्रेशन को वो अवॉइड करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिसको कि अवॉइड करने की या ख़त्म करने की ज़रूरत है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर के बाहर कुछ ठेले वाले हैं या कोई अच्छा ढाबा वाला है, अच्छा खाना बनाता है, अच्छे छोले भटूरे बेचता है। अब जो कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग हैं वो जाहिर तौर पर वहाँ डेली जाते हैं, राइट, वो उनको कंज्यूमर प्रोवाइड कर रहा है, उनका फूड वहाँ पर बिक रहा है। लेकिन वो जो ढाबा है वो फॉर्मल नहीं है, उसकी बिक्री तो हो रही है, उसके वहाँ पे बिक भी रहे हैं, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और वो अपॉर्चुनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? फॉर्मल सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है इनफॉर्मल को, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये कोई टैक्स वगैरह पे नहीं कर रहा। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इनको रेज करने की ज़रूरत है और इसको ख़त्म एड्रेस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वाई इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर। जो फॉर्मल सेक्टर है वहाँ पर वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी इनफॉर्मल होता है। मैंने कई बार आपको बता दिया क्यों, ताकि जो टैक्स है उससे बचाया जा सके, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी में कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, एम्प्लॉयर का कोई पेंशन नहीं देना पड़े, लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इसकी वजह से वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो इनफॉर्मल है आज की डेट में। अ मल्टी प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच टू फॉर्मलाइज इकोनॉमी। क्या अप्रोच हो सकता है इसके लिए? अगर हम फॉर्मलाइज इकोनॉमी को करना चाहते हैं तो कैसे हो सकता है? इट रिक्वायर्स क्रिएटिंग मोर फॉर्मल जॉब। हमें ज़्यादा फॉर्मल जॉब को क्रिएट करने की ज़रूरत है। लेबर इंटेंसिव ग्रोथ लाने की ज़रूरत है। रिक्वायर रजिस्टरिंग एंड टैक्सिंग इनफॉर्मल इंटरप्राइजेज। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही गई, जो इनफॉर्मल इंटरप्राइजेज हैं अगर वो कहीं से भी आप कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि हम तो इनफॉर्मल है, हमें टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ रहा है, तो उसको फिर कंसीडर करने की ज़रूरत है, उनको भी रजिस्टर किया जाए, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, और इस तरीके से फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है इकोनॉमी को। अब एक बहुत अच्छी बात है और एक अच्छा सवाल है कि क्या ये जो फॉर्मलाइजेशन है ये लीगल होना चाहिए या रियल भी होना चाहिए? अगर लीगल होना चाहिए तो कैसे, क्या अभी तक हुआ है? तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे स्टेप उठाए हैं ताकि लीगल फॉर्मलाइजेशन किया जा सके इकोनॉमी का। कैसे? आप देखिए, डिमोनेटाइजेशन किया गया, जीएसटी को इम्पोज किया गया। तो ये सब क्यों हुआ है? ताकि जो भी लोग हैं, छोटे बड़े जो भी लोग हैं जिनका पैसा अभी बैंकों तक नहीं पहुंचा था, उसमें बैंकिंग अकाउंट खुलवा देना, ये सब करने से एक तरीके से हम फॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं लीगल टर्म्स में। लेकिन इसको रियल में बनाने की ज़रूरत है। इससे जो लोग हैं उनको उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ हम लीगल टर्म में टैक्स को के बारे में सोचें और टैक्स को बढ़ाने की बात करें। रैदर देन हमें लोगों के प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचना चाहिए। जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वर्कफोर्स हैं उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। कैसे फोकस हो सकता है आप बताओ? अगर हम उनका टेक्निकल एडवांसमेंट कर दें, अगर हम उनके अंदर जो स्किल्स हैं वो डेवलप करें, स्किल इंडिया प्रोग्राम है और कई सारे प्रोग्राम्स हम चला सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट, फाइनेंशियल सर्विसेज अगर दे दी जाए तो
तो ऐसे कई सारे सपोर्ट्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं जिनको प्रोवाइड करके हम रियल फॉर्मलाइजेशन अपनी इकोनॉमी का, अपने वर्क फोर्स का कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सुझाव है इनके द्वारा। ये लॉन्ग टर्म और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है। A policy discourse of informality needs to be focused not just the formalizing informal enterprises but reduce the decent work deficit in formal employment। तो हमें कुछ ऐसा करना है ताकि जो ये फॉर्मल सेक्टर में इनफॉर्मल वर्कर को लोग काम करवाते हैं वो कम हो, और इसके बाद जो इनफॉर्मल वर्कर हैं उनको प्रोटेक्ट कर दें हम, ताकि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। भाई अगर इनफॉर्मल सेक्टर हमारे यहाँ बहुत बड़ा है और इनफॉर्मल वर्कर बहुत सारे हैं, तो वाई शुड नॉट वी कैन प्रोटेक्ट दोज पीपल। हमें प्रोटेक्ट कर देना चाहिए उनको। हम उनको सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, हम उनको बेसिक वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करें, राइट, लिविंग वेज प्रोवाइड करें, ताकि जो ये फॉर्मल सेक्टर इंसेंटिवाइज फील करते हैं इनफॉर्मल वर्कर को हायर करने में, वो रुक जाएं। ठीक है, तो अपने आप चीज़ें फॉर्मलाइज होने लग जाएंगी। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गवर्नमेंट को इसको कंसिडर करने की ज़रूरत है, और कैसे डुअल इफ़ेक्ट होता है इसका इनफॉर्मल सेक्टर का, वो देखिए। टू प्रोवाइड इमरजेंसी रिलीफ टू कशन द इफेक्ट ऑफ डुअल शॉक, द वायरस एंड द लॉकडाउन। अभी क्या है, इनफॉर्मल वर्कर के ऊपर आप देखिए दोनों तरफ से मार है। एक तो वायरस की वजह से जो उनका हेल्थ प्रॉब्लम है वो है, अगर गलती से भी वो चपेट में आते हैं तो उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस वो झेल रहे हैं। तो यहाँ पर एडिक्वेट इनकम सपोर्ट दिया जाना चाहिए। फ्री पब्लिक प्रोविजंस, जो भी बेसिक फूड आइटम्स हैं वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। बेसिक हेल्थ सर्विसेज उन सभी को दिए जाने चाहिए। और ये एक बहुत अच्छा सुझाव इन्होंने दिया है अपनी तरफ से, जो बहुत ज़रूरी है इनफॉर्मल सेक्टर की ग्रोथ के लिए, और इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके आंसर के लिए क्वेश्चन दिया गया, इसको आप ट्राई करेंगे। व्हाट आर इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया, व्हाट अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड टू इंश्योर फॉर्मलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल इंडियाज वर्ल्ड। इसमें हम बात करेंगे IR की हर टर्म्स में, और आपको समझा दें कि इसमें हम क्या बात करने वाले हैं। एक तरफ है इंडिया, ठीक है, एक तरफ है वर्ल्ड। अब इसमें, और दूसरी तरफ है ये क्राइसिस, ये भी है, क्राइसिस भी है। इसमें इंडिया क्या हो सकता है, इंडिया कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, कैसे इंडिया अपने आप को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है, एक सिरे में बांध के रख सकता है। स्ट्रेटेजिकली, फार्मेसिकली क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं भारत के पास, किस किस एंगल से भारत अभी बहुत आगे है और एक स्टेबल कंडीशन में है। वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ IR। आइए देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। इंडिया कैन absorb the shock of the pandemic, take the lead in reshaping the global order। ग्लोबल ऑर्डर को रीशेप करने में भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि पिछले दिनों कुछ ऐसे इवेंट हुए जिसने ये बताया कि जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर UNSC में चाइना को प्रेसिडेंटशिप देना, ये जानते हुए कि चाइना की तरफ से ये कोविड-19 को रोकने में कितनी बड़ी गलती हुई है। दूसरी चीज़, इस पर किसी भी डिबेट डिस्कशन को शुरू होने से पहले ही चाइना ने बंद कर दिया, सप्रेस कर दिया, और तब भी चाइना को एक पोजीशन, एक रोल दिया गया UNSC के अंदर। दूसरा इवेंट जिसमें कि US ने अपने आप को WHO में फंडिंग करने से विड्रॉ कर लिया, और $500 मिलियन का विड्रॉल विदाउट एनी डिबेट एंड डिस्कशन। ये दो इवेंट ऐसे हैं जो बताते हैं कि जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसे कमज़ोर होते जा रहे हैं, और इसमें इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया का कैसे एक एक्टिव रोल हो सकता है। जाहिर तौर पर इंडिया ने जब इसकी पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी तो 7 कंट्रीज़ को एक साथ किया, और वहाँ पर मोदी जी ने कहा आवर नेबरहुड कोलैबोरेशन शुड बी अ मॉडल फॉर द वर्ल्ड। और इसी बात को आगे लेकर के हमें बढ़ने की ज़रूरत है कि जो हमारा कोलैबोरेशन है नेबरहुड के साथ, खास करके इंडिया के ऊपर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का बिलीफ है, जो भरोसा है, वो इंडिया को एक एक्टिव रोल प्ले करने में बहुत मदद कर सकता है। तो कंट्रीब्यूशन विल बी मेजर नॉट इन डॉलर्स अलोन। आज आगे आने वाले समय में कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक होप स्कोप क्रिएट करती हैं ग्लोबल लेवल पर, जिसमें कि सिर्फ डॉलर को ही मेज़र नहीं किया जाएगा। इसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, जैसे कि लीडरशिप रोल कई चीज़ों में, रिसोर्सेज में, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में, मॉनिटरिंग में, वेरिफिकेशन में,
अर्ली वार्निंग ऑपरेशंस में और इंक्लूडिंग वैक्सीन डेवलपमेंट, इतने सारे रास्ते हैं जहां पर एक एक्टिव रोल प्ले किया जा सकता है आज के समय में जब इतना बड़ा पेंडेमिक है। अ केस फॉर ग्रेटर स्क्रूटनी ऑफ वेट मार्केट अराउंड द वर्ल्ड। वेट मार्केट नाम तो कई बार सुना होगा, वुहान में वेट मार्केट से ही कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ है, ऐसी बात आपको पता चल रही है एक बैट की वजह से। चाहे सत्यता कुछ भी हो, आगे हम देखेंगे। तो कहा जा रहा है कि जो वेट मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, उसको स्क्रूटनी किया जाए, उसको रेगुलेट और रोकने की ज़रूरत है कि किस तरीके से जो अदर लीडर्स हैं, सिर्फ चाइना नहीं बल्कि और ऐसे देश हैं जो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज हैं। यूएस ने अपने यहाँ पर इंडेंजर्ड स्पेसिफिक एक्ट 1973 को इनेक्ट किया, फिर भी यूएस में जो एक्सोटिक स्पेसीज़ हैं उनका ट्रेड होता है। उसके बाद चाइना की बात करें तो वहाँ पर कमर्शियल टाइगर फार्म, इसका इस्तेमाल ट्रेडिशनल मेडिसिन को बनाने में किया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया में बियर के बाइल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेडिसिनल यूज़ के लिए। तो ऐसे कई सारे देश हैं जो वेट मार्केट को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने यहाँ पर, और उसकी वजह से जो जूनोटिक ट्रांसमिशन, उसका खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जूनोटिक ट्रांसमिशन में क्या होता है, एनिमल से जब कोई भी वायरस या कुछ भी स्प्रेड होता है ह्यूमन में, तो उसको जूनोटिक बोलते हैं, और कोरोना वायरस भी एक जूनोटिक वायरस है, ये याद रखिएगा। व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर, क्या होना चाहिए इस समय में, तो वही बता रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। साइट्स नाम सुना होगा। साइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल ट्रीटी जो कि साइन के लिए 1973 में ओपन किया जाता है और फोर्स में आ जाता है 1975 में, ठीक है। और काफ़ी अच्छा जाना माने वाला एक मल्टीलेटरल ट्रीटी जिसमें से कि 180 मेंबर कंट्री होते हैं, जिसमें प्रॉपर कन्वेंशन बनाया जाता है जो इंडेंजर्ड स्पेसीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ, फौना, फ्लोरा हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और इसके लिए साइट्स का निर्माण किया जाता है। लेकिन आप देखिए कि जो चाइना, जो खुद एक सिग्नेटरी स्टेट है, फिल्म्स के लिए याद रखिएगा कि चाइना ने सिग्नेटरी है साइट्स का। अब आपको पता होगा, फिर भी सवाल पूछती हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इंडिया सिग्नेटरी है साइट्स का। तो उसके बावजूद भी चाइना में ऐसे लेजिस्लेशंस पास होते हैं जो इन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को प्रोटेक्ट नहीं करते और उनको काफ़ी ज़्यादा उनके कंजम्पशंस के लिए बनाए जाते हैं। तो आपको एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूँ कि जो साइट है, ये जो रूल है, ये रेगुलेशन किसी के नेशनल बॉर्डर्स के विदिन रूल्स पर लागू नहीं होता। तो अगर कोई देश अपने यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पर कोई कानून पास करता है किसी भी एंडेंजर्ड स्पेसीज़ के लिए, चाहे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पास कर रहा हो या उसको प्रोटेक्ट ना करने के लिए पास कर रहा हो, वहाँ पर साइट्स कुछ भी नहीं करता। तो इसको यहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत है और ये जो रूल है उसको और इन्हांस किया जाए और इसमें एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले किया जा सकता है, ताकि यहाँ पर अब इंडिया का रोल बता रहे हैं कि साइट्स में जो कुछ फ्लॉ अगर है जिसकी वजह से हम ओवरऑल नहीं रोक पा रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन को एंडेंजर्ड स्पेसीज़ के, तो इसमें कैसे इंडिया अपना रोल प्ले कर सकता है और एक लीडरशिप भूमिका निभाते हुए जो भी इसके नॉर्म्स हैं उसको बदला जा सकता है। आइए अगला पॉइंट क्या कहा गया है, इंडिया और कहाँ पर अच्छा रोल प्ले कर सकता है। वंस अगेन, योगा, इम्यूनिटी एंड इंडिया। इम्यूनिटी शब्द तो आपने कई बार सुना होगा इन दिनों, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिसकी इम्यूनिटी लेवल अच्छी है या आपको इम्यूनिटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है अगर कोविड-19 जैसे वायरस से बचना है तो आपको पता है जैसे कि एंसेंट प्रैक्टिसेस इंडिया में होते आए हैं, जिसमें कि योगा एक बहुत अच्छा टूल माना जाता है इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करने के लिए, एक हेल्दी माइंड के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा रोल यहाँ पर योगा का हो सकता है। और जैसा आप जानते हैं कि भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर लीड किया, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के तहत मोदी जी ने काफ़ी इसको एक्सप्लोर किया और आने वाले 21 जून को भी एक अच्छा रोल हम यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। अगला आता है इंडिया एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। एक बहुत अच्छा कोट है, चाइना इज अ फैक्ट्री टू द वर्ल्ड, इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में भले चाइना आगे जा सकता है, लेकिन अगर हम बात फार्मेसी की करते हैं, जेनरिक मेडिसिन की करते हैं, तो भारत वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है जेनरिक ड्रग का, और ये एक बहुत अच्छा रोल है। इसके बाद गुड समारिटन्स एक्ट है भारत के पास, और इस तरीके से विश्व वैद्य का रोल भारत प्ले कर सकता है। मतलब जो फार्मेसी है, फार्मेसी की फील्ड में पूरे वर्ल्ड को लीड करने की ताकत भारत के पास है। तो अभी तक आपको याद होता जा रहा है क्या क्या टर्म्स हम देख रहे हैं, कैसे इंडिया लीड कर सकता है वर्ल्ड को, साइट्स में लीड कर सकता है,
उसके वहाँ पे जो छोटे छोटे नॉर्म्स अगर हमें बदलने चाहिए तो हम उसको बदलते हैं। उसके बाद हम योगा की बात कर सकते हैं जिसमें इंडिया लीड कर रहा है पूरे वर्ल्ड को। फार्मेसी के टर्म्स में इंडिया लीड कर रहा है पूरे वर्ल्ड को। अब आते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पर क्या बदलाव किया जा सकता है। देखिए, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की याद फिर से लोगों को आ रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे रिसर्च ये बता रहे हैं कि जो वायरस है ये वुहान के एक लैब से बनाया गया है। भले ही ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो, भले ही ये एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह बनाया जा रहा हो और ये लीक हो गया पहले, ठीक है। ये हालांकि कोई इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन इस पर रिसर्च कई सारी और लोग बात ऐसी कर रहे हैं इसके लिए। तो फिर से लोगों को किस चीज़ की याद आ रही है? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1975, क्योंकि 1975 में ये फोर्स में आता है, ठीक है। इसके पहले एक कन्वेंशन था, एक प्रोटोकॉल था, जेनेवा प्रोटोकॉल। तो जेनेवा प्रोटोकॉल के बाद ये कन्वेंशन लाया गया है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। डिफरेंस पता होना चाहिए। जेनेवा प्रोटोकॉल में क्या था? उस प्रोटोकॉल में प्रोहिबिट किया गया था किस चीज़ को? यूज़ को प्रोहिबिट किया गया था। जो भी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन होते हैं उसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। पोजेशन में, डेवलपमेंट में, उसमें कोई भी कुछ भी नहीं कहा गया था, कोई प्रोहिबिशन नहीं था। तो जाहिर तौर पर उसके बाद भी लोग उसको डेवलप कर रहे थे, रख रहे थे। अब उसको काउंटर करने के लिए कन्वेंशन लाया गया, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। को बहुत सख्त बनाने की कोशिश की गई और इसके तहत स्टॉक पाइलिंग, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, हर चीज़ को प्रोहिबिट किया गया। लेकिन एक टर्म को छोड़ दिया गया, वो है मेडिसिनल यूज़। कहा गया कि आप मेडिसिनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल जो भी वेपन्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। बस एक मौका काफ़ी था इसको दोबारा डेवलप करने के लिए। और फिर से वही कहा जा रहा है कि ये जो कन्वेंशन है इसमें ये जो मेडिसिनल यूज़ के लिए कहा गया है, इसको भी फिर से रीचेक करने की ज़रूरत है। 2021 में BWC का कन्वेंशन होने वाला है, जो मीटिंग है वो होने वाली है। रिव्यू कॉन्फ्रेंस है, 9th रिव्यू कॉन्फ्रेंस। वहाँ पर एक लीड रोल में इंडिया अपने आप को उतार सकता है, ताकि इनके जो भी रूल रेगुलेशन उनको ओवरसाइट किया जाए, एक बार चेक किया जाए। अब आते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अबाउट द साइबर सिक्योरिटी। क्या आपको नहीं लगता साइबर सिक्योरिटी में ख़तरा है और क्राइम्स बढ़ने वाले हैं? क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट आपके आसपास जो लोग हैं इस समय में, जिनके पास अवेलेबिलिटी है, जो एजुकेटेड हैं, और इवन नहीं भी तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भीम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें, फ़ोन पे का इस्तेमाल करें, ऐसे डिजिटल ट्रांजैक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें जिससे उनको पैसे को ATM से विदड्रॉ ना करना पड़े। अब इससे क्या हुआ? आपका डाटा, सारी चीज़ें ऑनलाइन जाती हैं और इससे जो साइबर डोमेन है वो काफ़ी बढ़ता है और इससे डिजिटल स्पेस, डाटा फ्लो, ये सब बढ़ती हैं चीज़ें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बिग डाटा, ये सब भी वाइडर लेवल पर बढ़ने वाले हैं। इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। इंडिया ने जितने एफर्ट लगाए हैं अभी तक साइबर सिक्योरिटीज़ को प्रोवाइड करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर लाने में, उससे ज़्यादा अप्रोच करने की ज़रूरत है। इसमें हम US के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं ताकि एक अच्छा इंटरनेट गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस कर पाएँ, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है इस समय का कि आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हैं साइबर सिक्योरिटीज़ को लाने के लिए वी हैव टू गिव। और ये सिनेरियो इस समय का। अब सवाल ये है कि क्या चाइना को नेग्लेक्ट किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता। भले ही कितनी भी दरारें आ गई हों चाइना US के बीच में, भले ही वायरस चाइना से स्प्रेड होता है और इसकी जानकारी सही समय पर लोगों को नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी चाइना को नेग्लेक्ट ये वर्ल्ड और आइसोलेट तो नहीं कर सकता है। अब इतनी काबिलियत चाइना ने अपने अंदर बना रखी है। ऐसे में ऐसे एक्शंस लाए जाएं, ऐसी चीज़ें लाई जाएं, ऐसे कोऑपरेशंस, पॉलिसीज़ लाए जाएं जिससे कि चाइना को इंक्लूड करते हुए पार्टनरशिप के साथ आगे प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया जा सकता है। जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिफॉर्म की आवश्यकता है तो वहाँ पर रिफॉर्म किए जाएं। वे फॉर्म में यही कहा जा रहा है कि जो मल्टीपल पावर्स हैं, और इंडिया की बात करें तो इनका हर किसी के साथ अच्छा रिलेशन है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हों, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हों, दे ऑल ट्रस्ट। तो इसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छी लीडरशिप की भूमिका निभा सकते हैं, ताकि फिर से जो वर्ल्ड के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको और स्ट्रेंथन बनाया जा सके, इंटरनेशनल नॉर्म्स उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके इन्वायरमेंट के प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए। इस पर आपको सवाल दिया गया है, डिस्कस द रोल इन इंश्योरिंग एफिशिएंट मल्टीलेटरल ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर COVID-19।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कैसा लगा डिस्कशन ज़रूर बताएंगे और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आया तो। थोड़ा व्यूज़ बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए और आपके बिना ये पॉसिबल नहीं है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।